नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात टाइगर की। टाइगर यानी नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर अररिया में थे। यात्रा के दौरान हजारों की भीड़ जुट रही है और सीएम की लोकप्रियता को देखते हुए जल संसाधन मंत्री संजय झा के टाइगर अभी जिंदा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का ये अररिया वाला चरण है। सीएम की गाड़ियों का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता है, लोगों का हुजूम उमड़ता जा रहा है। हाथों में आवेदन और समस्या के समाधान के लिए आए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। यात्रा में लोगों की भागीदारी को देखकर साए की तरह चल रहे जल संसाधन मंत्री संजय झा की जुबान से बरबस ही निकल जाता है, टाइगर अभी जिंदा है। जी हाँ, मतलब नीतीश कुमार में हमले हो रहे थे, विपक्ष तो विपक्ष, सहयोगी भी हमले कर रहे थे। महागठबंधन बना तो पता नहीं क्या डील हो गई। अब डील क्या हुई मुझको नहीं मालूम है। राजनीति के गलियारे में तरह तरह की बातें भी हो रही थी। हर बात को नजरअंदाज कर सीएम ने एक बार फिर यात्रा निकालने का फैसला ले लिया। जनवरी को पश्चिम वाल्मीकि नगर, फिर सीएम शिवहर सीतामढ़ी गए, वहां से वैशाली, सिवान और सारण होते हुए समाधान यात्रा को आगे बढ़ते रहे। साथ ही इस दौरान सीएम ने विकास कार्यों का जायजा लिया, कहां क्या कमियां हैं इसे नजदीक से देखा, अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए और हां, सबसे जरूरी से संवाद करना का सोच है और बिहार से आपको तरक्की दी जा रही है और आपके चलते दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में भी इसकी चर्चा होती है। समाधान यात्रा में उमड़ती लोगों की भीड़ बताने के लिए काफी है कि टाइगर अभी जिंदा है। मैं एक ही वर्ड में कह सकता दे रहे हैं और टाइगर जिंदा है, अभी जिंदा। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश की लोकप्रियता को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा के टाइगर अभी जिंदा है वाले बयान पर बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इसका मतलब निकाल रहे हैं। आप भी सुनिए क्या है लोगों की राय। अब इनका कोई वैल्यू रह नहीं गया बिहार की राजनीति में। जिंदा रहे तो जिंदा तो कि नीतीश जी को लंबी उम्र लगे, हम लोग की भी उम्र लगे, लेकिन अब नीतीश कुमार जी ऐसे टाइगर हैं जिसका शिकार कोई भी कर सकता है। ये बूढ़े हो चुके हैं। जो आज संजय झा जी ने कहा है, ये भाजपा को संदेश है कि आप संभल जाओ। 2024 में चुके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विपक्षी दलों की एका का संकल्प है, उसको हम मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और आने देश में बिहार ने उसका संकेत दिया। तो ये हालत है कि वो भाजपा से अलग है तो भाजपा के लोग बेचैन हैं, मन नहीं लग रहा है, बदहवासी में कुछ का कुछ बोल रहे हैं। कमजोर में तो ये स्थिति है, मजबूत होते तो क्या होता। इसलिए छोड़िए भाजपा वाले क्या बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश की ताकत बिहार की जनता है और वो अभी उनके साथ है। और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी लगातार जेडीयू और आरजेडी पर हमलावर है। कभी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो कभी भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने से जरा भी गुरेज नहीं किया जा रहा। इस बार बीजेपी ने भ्रष्टाचार की आड़ में डिप्टी सीएम तेजस्वी को उपाधि के जरिए निशाने पर लिया, जिस पर आरजेडी की तरफ से जबरदस्त तरीके से पलटवार किया गया। तेजस्वी हैं राजनीति में बउआ। तेजस्वी बउआ नहीं दादा हैं। तेजस्वी यादव जी राजनीति के दादा हैं। अब आप कहेंगे कि बउआ और दादा का माजरा क्या है, तो हम बताते हैं।
ये हैं बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। मंत्री भी रह चुके हैं। राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है सम्राट चौधरी के पास। और आरजेडी पर भड़ास निकालनी शुरू की। कहने लगे बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, सो पहुंच गई बउआ तक। बउआ की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले बउआ के किरदार से पर्दा उठा देते हैं। तेजस्वी यादव क्या है? अरे अभी तो बउआ है, अभी तो आए ही हैं। अभी उनका क्या रोल है बिहार के लिए? क्या किया ये तो जानना चाहता है। चार विभाग को अपने पास रखे हुए, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, RWD, पर्यटन। अरे भाई दूसरे को भी दोगे। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार करना चाहते हो, और भ्रष्टाचार तो प्रमाणित है। सम्राट चौधरी की बातें सुनकर पूरी कहानी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई गुंजाइश रह गई हो तो हम उसे दूर कर देते हैं। सम्राट चौधरी के निशाने पर थे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बीजेपी के सम्राट को जो बोलना था बोल गए। अब बारी थी आरजेडी की। चौधरी की बातें सुनकर लालटेन की लौ तो तेज होनी ही थी। पलटवार के लिए मोर्चा संभाल लिया पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी ने। बीजेपी को श्री तेजस्वी यादव जी का भय इस कदर सता रहा है कि वो अब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी राजनीति के बउआ हैं, तेजस्वी यादव जी राजनीति के दादा हैं, इसलिए बीजेपी को बिहार से सत्ता से बेदखल कर दिया। इसी का डर भय अभी तक बीजेपी को सता रहा है, और बीजेपी से भला बेहतर और कौन तेजस्वी यादव जी के? वो पूरी बीजेपी ही तेजस्वी यादव से डरी हुई है। इस तरह उन्हें बच्चा बताकर अपना भय खत्म करना चाह रही है। बउआ का जवाब मिला दादा से। इस उपाधि पर सियासत जारी रहेगी, लेकिन इस बात को भी सियासी पिच पर कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो जीता वही सिकंदर है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र की रिपोर्ट। मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक ने अपशब्द वाले वायरल वीडियो पर लिखित तौर पर खेद जता दिया है। बावजूद इसके बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इस मामले में जांच का जिम्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को दिया। साथ ही जांच के बाद न्याय का भरोसा दिलाया। लेकिन बासा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो वे लोग आंदोलन होंगे। यहाँ का लोग आदमी ऐसा ट्रैफिक पे खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा। यही वो वायरल वीडियो है जिसका हर अल्फाज के पाठक के लिए फांस बन गया है। सरकार की भी किरकिरी हो रही है। आलम यह है कि पाठक की ओर से लिखित रूप से खेद जताने के बाद भी बासा मानने को तैयार नहीं है। गुस्सा का ये आलम है कि के पाठक की मानसिक शुद्धि के लिए मौन व्रत रखा गया और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का ऐलान बासा की ओर से कर दिया गया। जब तक श्री पाठक पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसी कड़ी में हम लोग रविवार को उपवास रखेंगे बासा भवन में और इसका विरोध करेंगे और सरकार से लगातार मांग करेंगे कि हमारे ये पर विचार किया जाए। ऐसे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप का के जो पदाधिकारी हैं उनको सेवा में रहने का कोई अधिकार कहाँ भेजेंगे? नहीं, उनको तो हम कहेंगे ना कि मानसिक आरोग्यशाला जहां भी हो बिहार में वहां भेजा जाए। पाठक के बोल पर इस कदर बवाल मचा है कि पुलिस के आला अफसर इस मामले में खुद को अनजान बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष बिना कार्रवाई के मानने को तैयार नहीं। हालांकि पटना के सचिवालय थाने में लिखित शिकायत बासा की ओर से दर्ज करा दी गई है। नहीं है इस मामले की कि थाना के द्वारा किस तरह की क्या प्रक्रिया जब मेरे पास में सूचना है। सेंट्रल ने कहा कि ऑर्डर मिलेगा तो फिर हम उन पर एक्शन लेंगे। किस पर? पाठक पर ऑर्डर मिलेगा तो नहीं, मेरे पास में जानकारी नहीं। मेरे पास में जानकारी है कि हम आपको अवगत करें। मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर ने जिस तरह बिहारियों का अपमान किया, बिहार के प्रशासनिक ऑफिसर को गाली देने का काम किया, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। बवाल की गूंज सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है। चूंकि सीएम समाधान यात्रा पर हैं, लिहाजा वहीं से मीडिया के जरिए कह रहे हैं कि मुख्य सचिव को मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है। जो
वीडियो वायरल हुआ उसको देख रहे हैं अधिकारी लोग, सब चीज को देख रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी से लेकर के एक एक बात को लोग देख रहे हैं, कहां पर क्या बात आई है उसको एक एक चीज को देख करके जांच करेंगे। के पाठक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी तेज तर्रार अधिकारी मानते हैं, लेकिन इस बार पाठक जी की तेज जुबान ने सबको फंसा दिया है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले का हल आखिर सरकार कैसे निकालती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, रजनीश, संजय और अमित कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में अंकित हत्याकांड के बाद पुलिस का एक और कारनामा उजागर हुआ है। पुलिस ने हत्या के बाद हुए बवाल के मामले में 39 नामजद और 211 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। इनमें नेत्रहीन भी हैं, दिव्यांग भी हैं और बुजुर्ग महादलित परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जो खुद को निर्दोष बता रहे हैं और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस की इस अबुझ थ्योरी पर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। वहाँ पे लाठी डंडा और चाकू से वार कर दोनों हाथ जोड़कर सरकार से गुहार लगा रहे ये सभी लोग बसडीला गांव के महादलित परिवार के सदस्य हैं। हम लोग इनमें कोई नेत्रहीन है तो कोई पैरों से लाचार दिव्यांग है तो कोई बुजुर्ग है, लेकिन पुलिस की नजरों में ये सभी लोग मुजरिम हैं। आरोप है कि 27 जनवरी को बसडीला मस्जिद के पास हुई अंकित की हत्या के बाद 28 जनवरी की सुबह बवाल हुआ और लोगों ने पुलिस पर पथराव कर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इन्हीं मामलों में नेत्रहीन सरली देवी, फूल कुमारी देवी, राधा बासपुर समेत 39 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। आँख से न लौकता, हमारे नाम पर दे दिले बालू, केस कर दिले बालू। आँख से लौकता ना, पुलिस के मोहल्ला नहीं की हम, केस कर दिले बालू। हमारा सर ये मम्मी है, ये स्कूल नहीं लोग बुर्बक है, इसको भी केस कर दिए, प्रशासन लोग केस कर दिए लोग। पुलिस ने जिन लोगों को जानलेवा हमले का आरोपी बनाया है उनमें सरली देवी एक ऐसी महिला है जो दोनों आंखों से देख नहीं सकती है और कानों से सुन नहीं सकती। सरली देवी को चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। पुलिस पर जानलेवा हमला वो कैसे कर सकती है, आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। राधा बसपुर और फूल कुमारी देवी दोनों विद्यालय में साफ सफाई का काम करती है। घटना के दिन दोनों विद्यालय में ड्यूटी पर थी, लेकिन पुलिस ने इनका भी नाम पत्थरबाजी, जानलेवा हमला करने के लिए एफआईआर में डाल दिया है। अधिकांश महादलित परिवार को ही पुलिस ने अभियुक्त बनाया है, जिनका इस घटना से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पुलिस की भी सुन लीजिए। हम लोग पर तो हम लोग तो स्कूल में काम करता है, हम लोग स्कूल में काम करता है, स्कूल पुलिस आया है तो हम लोग टेबल वेबल सब सजाता है, बिछौना हम लोग देते हैं। हम लोग कहाँ निकल के जाते हैं, हम लोग तो स्कूल से सवासे नहीं मिलता है तो उनकी पुलिस है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमको राधा बसपुर। स्कूल में फूल कुमारी नाम है, हम लोग झाड़ू मारता है, हम सब करनी में है। ब्लाइंड लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका भी नाम है। क्या पुलिस पर जानलेवा हमला कर सकती है वो महिलाएं? नहीं, ये तो उनका कहना है, वो हम लोग अनुसंधान में देखेंगे कि जो आरोप इस तरह का लगा रहे हैं कि हम अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, वास्तविकता में उनकी स्थिति क्या है। क्या नहीं लग रहा है कि पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही है जानलेवा के मामले में? एक पक्षीय का तो नहीं, लेकिन जो दोषी हैं वो जरूर पकड़े जाएंगे। पुलिस को अब भी यकीन नहीं है कि आरोपी दिव्यांग और नेत्रहीन हैं, जो हमला नहीं कर सकते। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार की ओर से अनुसंधान की बातें कही जा रही है। वहीं बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री जनक राम भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो बर्बरता वहां देखने को मिली, पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई। इतना ही नहीं, उसके बाद से वहां के स्थानीय हिंदू समाज के ऊपर 40-45 लोगों को नेम्ड एफआईआर करना, एक पक्ष के ऊपर डर, भय, भयभीत में जीवन जीने के लिए मजबूर करना, कहीं न कहीं पुलिसिया कानून बता रही है कि बिहार का कानून नहीं, ये तालिबानी कानून है। बसडीला कि बसडीला जो मस्जिद बना हुआ है, जो मदरसा जिसमें चलता है, उसमें भी ये इंक्रोच करके सरकारी जमीन पर ये बनाया गया है। बिहार के जो मुख्य सचिव हैं अमीर सुबहानी, गोपालगंज के हर हिंदू मुस्लिम का मामला होता है उसमें सीधा इनका हस्तक्षेप से इन लोगों का मोबाइल। सरकार को चाहिए
इंक्रोच किया है मस्जिद उसको तुरंत ध्वस्त करें, नहीं तो यहाँ पर बराबर इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी और घटेंगी तो और यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत नापी करवा करके और इस मस्जिद को अगर इंक्रोच है तो इसको। अब सवाल है कि गोपालगंज पुलिस ने किस थ्योरी पर एफआईआर दर्ज की है। क्या पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? नहीं तो अंकित की हत्या के बाद हुए बवाल में एक पक्ष पर ही एफआईआर नगर थाने में इंस्पेक्टर ललन कुमार की ओर से दर्ज क्यों कराई गई? अंकित की हत्या में फरार चल रहे नामजद अभियुक्त आरिफ मियां, सोनू मियां 2, अहमद अली और दिलशाद की कब होगी गिरफ्तारी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब देने से पुलिस भी बचती नजर आ रही है। गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और अब बात युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी की। जी हां, बिहार में 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली अब जल्द ही होने जा रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2023 का साल नियुक्ति का साल होने वाला है। उन्होंने लिखा कि जल्द ही नियुक्ति की नियमावली आने वाली है और नियमावली आते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और ये बहाली जिला प्रशासन के नेतृत्व में होगी। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वो घबराएं नहीं, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी और 38 इकाइयों में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। नीति आ रही है और तदनुसार नियोजन नीति आ जाएगी 1 महीने के अंदर, कैबिनेट से पास हो जाएगा, कैबिनेट में जाना है। तो ये 7वें चरण के लिए बहाली की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? शुरू हो गई ना, नियोजन नीति आ जाएगी तो हो जाएगी। तो बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द शुरू होगी और शिक्षा मंत्री की तरफ से, चंद्रशेखर की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। वो ट्वीट भी हम आपको बता दें। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जल्द ही 7वां चरण और इस चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। कोई अभ्यर्थी इसे लेकर घबराए नहीं। महीने भर के अंदर नियोजन नियमावली आपके सामने होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एमवी गंगा बिहार नाम के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत की। एमवी बिहार की शुरुआत होने से पटना और बिहार वासियों को बेहतर सेवा हासिल होगी और बिहार के लोग बर्थडे या फिर किसी भी उत्सव पर इसका लुत्फ उठा पाएंगे। बिहार के पर्यटन स्थलों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने पटना वासियों और बिहार के लोगों को ये बताया कि वो अपने परिवार के साथ यहां पर छोटी पार्टी कर सकते हैं। ये भी बता दें आपको कि तेजस्वी यादव बिहार के पर्यटन मंत्री भी हैं और पटना वासियों के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एमवी गंगा का उद्घाटन किया। बड़ा रहता है क्या, कोई मतलब नहीं। अब देखिए, अब चालू हो गया, सरकार को रेवेन्यू भी आ रहा है, पैसा भी मिल रहा है सरकार को और लोग जो है इसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो बहुत ही इनिशिएटिव लेकर के इसकी शुरुआत की गई है आज और हम विभाग के लोगों को धन्यवाद देते हैं और खास तौर पे बिहार और पटना में जो लोग रहने वाले हैं उनसे अपील करते हैं कि आकर के सेवा का लाभ उठाने का काम करें। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो अंडारी गांव का बताया जाता है, जहां हाल ही में एक शादी समारोह के दौरान एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहा है। इस वायरल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शादी समारोह के दौरान एक युवक किस तरीके से हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग कर रहा है। फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। सूचना मिली है, मीडिया कर्मियों द्वारा ये सूचना दी गई है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है। हम जो है इस वीडियो का गहन अवलोकन करके इसमें जो वीडियो है उसकी उनकी पहचान कर, जैसे ही इसमें पहचान हो जाती है तो जो भी सुसंगत धाराएं हैं आर्म्स एक्ट की, उनके अंतर्गत जो है कार्रवाई हम लोग करेंगे। छपरा के माझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में गुरुवार को हुए मॉब लिंचिंग के मामले में दूसरे युवक राहुल कुमार की मौत की खबर सुनते ही गांव में उपद्रव शुरू हो। मौके पर पहुंची टीम पर लोगों ने इस दौरान पथराव कर दिया और इसकी वजह से वीडियो की गाड़ी और वज्र वाहन का शीशा जो है वो
टूट जाता है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया और पुलिस गांव में फिलहाल कैंप कर रही है। इसके पहले अमितेश कुमार की मौत लोगों की पिटाई से हो रहा है कि आपसी रंजिश जो है वो सामने आता है, जब मुखिया प्रतिनिधि ने यह आरोप लगाया था कि 3 युवकों ने उनके ऊपर फायरिंग की और इसके विरोध में तीनों युवकों को पकड़कर जमकर पीटा गया, जिसमें 2 युवकों की मौत की खबर आई और इस मौत के बाद इलाके में तनाव है। हालांकि मौके पर पहुंचे स्थिति के नियंत्रण में होने का दावा किया और कहा कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।